नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की और चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से, विशेषज्ञ मेहमानों से भी होंगे तमाम सवाल जवाब भी। बात करेंगे गुजरात के सियासत की, बात करेंगे दिल्ली की भी, और भी होंगे कुछ विषय। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का करते हैं समर्थन, देते हैं राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता। नो मनी फॉर टेरर वैश्विक सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया संबोधित। कहा आतंकवाद को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ऐसे तत्व अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, यह देखना हम सबकी है सामूहिक जिम्मेदारी। इसरो ने हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा तैयार किए गए देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का श्रीहरिकोटा से किया सफल प्रक्षेपण। इन स्पेस ने निजी क्षेत्र के लिए बताया ऐतिहासिक क्षण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुआ भारत। और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। राज्य में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में उतारे अपने स्टार प्रचारक, लगाया पूरा जोर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आतंकवाद वित्त पोषण को रोकथाम के लिए कैसे विश्व एकजुट हो रहा है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नई दिल्ली में शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये नो मनी फॉर टेरर का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका ये तीसरा संस्करण है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 72 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के 72 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन के 4 सत्रों में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण और उससे मुकाबला करने के तौर तरीकों और आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। इससे आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि आतंकवादियों की कमर इस प्रयास से तोड़ी जा सकेगी। खास बात है कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का हमेशा आरोप लगता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए इस तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे देश आतंकियों को राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे हमला बोला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना बेहद जरूरी है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। विश्व को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। हमने आतंकवाद का बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो, सिलेक्टिव कार्रवाई किए जाने की उन्होंने मुखालफत की। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा। नो मनी फॉर टेरर वैश्विक सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन। 72 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे तत्व अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, यह देखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो उनकी एक सोची समझी नीति होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता ऐसे देश प्रदान करते हैं आतंक को। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना बेहद जरूरी है। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बेहद जरूरी है। This is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of a ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपसे सबसे पहले जानना समझना चाहेंगे कि इस जो ये तीसरा सम्मेलन है नो मनी फॉर टेरर कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उसमें शिरकत की, भारत का बयान, भारत का स्टैंड कितना मतलब है, उसका क्या मायने रखते हैं? बिल्कुल निखिल, देखिए इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात की जाए तो भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है और इस मायने में देखें तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहला सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ और तीसरा भारत में हो रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से जो पक्ष रखा, जो अपनी बात कही कि भारत बहुत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है लेकिन हमने बहुत मजबूती से मुकाबला किया, हम इसके साथ बहुत मजबूती से लड़े हैं। और जिस तरीके से निखिल प्रधानमंत्री लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कहते रहे और उन्होंने यहाँ भी साफ तौर पर कहा कि विश्व को एक साथ आना होगा, एक रणनीति के साथ आना होगा आतंकवाद से लड़ने के लिए। और जिस तरह से कुछ देश जिस तरीके से अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल करते हैं, उसको आतंकवाद को शरण देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये नहीं चलेगा। पूरे विश्व को एक रुख अपनाना होगा, मजबूती से आगे बढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत मजबूती से कहीं और ख़ास तौर पर निखिल एक बात और करें कि जिस तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है उसका इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, चाहे यूथ को रेडिकलाइज करने की बात हो, चाहे अपने जो विचार हैं उन सब चीज़ों को लगातार फैलाने की बात की जाए। जो रेडिकलाइज यूथ को किया जाता है, कई बार उनको भ्रमित किया जाता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, लगातार नए नए टूल्स ईजाद करके या उनका इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीज़ें कैसे रोकी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी जो कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनमें कोऑपरेशन किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि निखिल यह समझना ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो क्राइम है या जो टेरर फंडिंग की बात हम खास तौर पे कर रहे हैं, टेरर फंडिंग इसका एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इसको शुरुआत से बहुत मजबूती देता है। अगर हम टेरर फंडिंग पर चोट करते हैं, टेरर फंडिंग पर रोक लगाते हैं तो इसको बहुत हद तक रोकने में मदद मिलेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और यही बात यहाँ डिस्कस होगी कि आखिर जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से हॉलिस्टिक व्यू में आगे बढ़ सकें, एक ऐसा कदम आगे ले जा सके कि जो टेरर फंडिंग है उस पर रोक लगाई जा सके। निखिल, एक बात और सामने निकल कर आई कि ऐसे देश जिनकी विदेश नीति ही या जिनकी नीति है आतंकवाद से जुड़ी हुई, टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान का
नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन सीधे सीधे उस पर ये कहीं ना कहीं उसको घेरे में लिया, उसको निशाने में लिया। किस तरह से जो सहयोगी देश जो यहाँ जुटे हुए हैं उनका किस तरह से रिएक्शन है, दुनिया इसको किस तरह से ले रही है? देखिए निखिल, पूरी दुनिया का रुख जो है आतंकवाद के प्रति काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, सेंसिटिविटी लोगों की बढ़ती जा रही है। लेकिन ख़ास बात जो देश प्रभावित है उनके लिए इसके मायने अलग हैं। अगर भारत की खास तौर पर बात करें तो एक लंबे समय से चूँकि आतंकवाद से भारत प्रभावित रहा है, हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे अगर हम अपने पड़ोसी देश की खास तौर पर बात करें, पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विदेश नीति का एक टूल है, उसको विदेश नीति के तहत आतंकवाद को फैलाने में, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने में मदद की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा, कई देश ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब आतंकवाद की बात आती है, उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने की बात आती है तो उसमें साथ में खड़े नहीं होते, उसके विपरीत खड़े होते हैं। तो ऐसे देशों को भी जागने की ज़रूरत है, मजबूती से साथ में आने की ज़रूरत है। यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे विश्व को एक हॉलिस्टिक व्यू बनाना होगा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। ये बात प्रधानमंत्री कई मंचों पर कह सकें, यहाँ भी उन्होंने बहुत मजबूती से रखी है। तो ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है। और चूँकि भारत इसमें प्रभावित रहा है, भारत के पास काउंटर टेररिज्म की एक बहुत अच्छी नीति है, हमारे पास सुरक्षा बल है, उनके पास बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है। तो ना केवल हम इससे निपट सकते हैं बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जो देश हैं उनके साथ हम इन जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक भारत इसमें एक लीडरशिप के तौर पर आगे बढ़ सकता है, ये एक खास चीज़ हो सकती है। और यही चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है कि मल्टी जो एजेंसीज़ है उनका किस तरीके से कोलैबोरेशन रहा है। और निकल यहाँ एक चीज़ खास ये भी है कि इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है, जानकारी बहुत मायने रखती है। कई बार होता है कि कई देशों के पास जानकारी अलग अलग होती है लेकिन सही समय पर वो साझा नहीं कर पाते और कोई बड़ी घटना अंजाम दी जाती है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग किस तरीके से हो, जिस तरीके से आतंकवादी जो हैं टेरर फंडिंग के लिहाज से या ऑर्गेनाइजेशन कई सारी हैं जो इंफॉर्मेशन का, तकनीक का बहुत बेहतर उपयोग कर रही हैं अपनी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो विभिन्न जो एजेंसीज हैं अगर वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनको ख़त्म करने में करें तो ये कोलैबोरेटिव मोड में हो सकता है। यही बात इस मंच से की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो 4 सत्र हैं, पहले सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया, उसके बाद जो 3 सत्र हैं उसमें भी मिलजुल कर यही चीज़ होगी कि आखिर किस तरीके से टेरर फंडिंग को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके और आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। जी, तो सुधीर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 72 देशों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं ऑन ए सीरियस नोट, सभी इस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से टेरर फंडिंग पर, टेरर पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके। जैसा आपने बताया टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम जो उसके टूल्स हैं कैसे इसको बेहतर किया जा सके। तो कैसे आपको लगता है कि किस तरह का आउटकम हो सकता है इसमें आतंकवाद को की कमर तोड़ने के लिए किस तरह से एक मजबूत एजेंडा तैयार हो सकता है? देखिए निखिल, बहुत जल्दबाजी में ये कहना कि बहुत जल्दी ही इसमें एक एक्शन हो सकता है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ ज़रूर है, पिछले 2 जो सम्मेलन रहे हैं उसमें किस तरीके से चर्चा हुई है, क्या क्या डिस्कशंस हुए, उनको किस स्तर तक हम और आगे ले जा सके हैं, उसमें किस तरीके डेवलपमेंट रहे हैं उस पर विचार होगा। साझा रणनीति की जो बात की जा रही है उसमें किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि जब बात इंडिविजुअल देशों पर आती है तो जो अपने संबंधों के आधार पर जो देश है कई सारी चीज़ें तय करते हैं, तो उसमें जो एक साझा रणनीति की बात आती है उसमें कहीं ना कहीं वो दृढ़ता नहीं नजर आती है जो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ज़ाहिर तौर पर आगे बढ़ेंगी कि हमें एक होलिस्टिक व्यू में एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, चूंकि इसमें समय लगता है तो हमें समय ज़रूर देना होगा इसको। और उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में कुछ ठोस चीज़ें निकलकर जो आगे आएंगी तो इससे जो आतंकवाद टेरर फंड की खास तौर पर अगर हम जो बात कर रहे हैं उससे हमें निपटने में ज़रूर मदद मिलेगी। जी निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन, आप इस पर नज़र बनाए रखिए। 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा। बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज ने और ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने कश्मीर की स्थिति बदली है, किस तरह से आतंकवाद को कुचला गया है वहां पर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आतंकवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर का जो सम्मेलन था उसमें, और नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद गरीब लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश को चोट पहुंचाने की उसने कोशिश की है, लेकिन हमने मजबूती से इसका मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद ने हमारे देश को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हमने मजबूती से इसका मुकाबला किया है। पिछले 30 वर्षों से सरहद पार से प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में जान माल का भारी नुकसान किया है। हजारों सुरक्षा बलों ने इस पर कुर्बानी दी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के गरीब लोगों और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हुआ है। आतंकवाद का जो सबसे बड़ा असर रहा वो कश्मीर में रहा, और कश्मीर के गरीब लोगों पर इसका सीधा असर हुआ और वहां की ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर हुआ। आर्टिकल 370 के बाद से, आर्टिकल 370 हटने के बाद से टेरर फंडिंग पर प्रहार ने आज वहां का नजारा बदल दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होने से आम लोगों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन और मेशो इंटरनेट कंपनी ने MOU साइन किया है, एक समझौता साइन किया है। और इस समझौता ज्ञापन में क्या है? इस समझौता ज्ञापन में महिला सशक्तिकरण से लेकर के इलाके में इंटरनेट सेवा की बात कही गई है। तो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन और मेशो इंटरनेट कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। बेहद महत्वपूर्ण है ये समझौता ज्ञापन भी जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, क्योंकि इसका मकसद जो है इस समझौते का वो ग्रामीण इलाके में इंटरनेट सेवा और महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाना है। पंचायती राज निजाम आने के बाद पिछले 3 सालों में 64,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने की पहल की है। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है। LG मनोज सिन्हा कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही साथ ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत होने से ग्रामीण महिला उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके पास अवसरों की समानता हुई है, अवसर बढ़े हैं, और ऐसे महिला उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ा है कि वो भी कुछ कर सकती हैं और विकास में वो भी कदम ताल कर सकती हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ये सारा फर्क जम्मू कश्मीर में साफ नजर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में सरकार अब उन महिलाओं के घरों के दरवाजों पर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, और NIA और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों ने टेरर फंडिंग को रोककर अमन की बनी फिजा में कारोबार को बल दिया है। मौजूदा दौर में हाइब्रिड मिलिटेंट्स के जरिए खौफ फैलाने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन लोग शायद ही साजिशों को कामयाब होने दें। तो निश्चित तौर पर लोग भी अब आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के समर्थन में खड़े हुए हैं, और जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है इस ग्रास रूट डेमोक्रेसी के जरिए, ये भी जानने समझने की जरूरत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरह से वहां पर फल फूल रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर सीधे सीधे कश्मीर की बात की जाए, कितना फर्क ये दिखाई पड़ रहा है आपको आतंकवाद और आतंकवाद को हटाने से, या ये कहा जाए कि जो आतंकवाद नो मनी फॉर टेरर फंडिंग की जो जिस हम अवधारणा की बात कर रहे हैं, उसका असर सीधे सीधे कश्मीर में दिख रहा है, लोकतंत्र वहां मजबूत होता दिख रहा है। विनोद जी, देखिए, अब आपने अपने पहली रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को सुना, और जो ये टेरर फंडिंग पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिस बात को इशारा किया है और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उस बात को समझने की जरूरत है। PM ने जो साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ये टेरर जो है, आतंकवाद जो है, वो चाहे किसी के प्रायोजित हो, ये प्रायोजित में आप अगर सीधे सीधे वो पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन वो सरहद पार के जो आतंक है वो सीधे सीधे देखा जा सकता है जी। अगर वो उसका अगर नुकसान अगर जम्मू कश्मीर की आप बात करें किसी का हुआ है, तो वो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया है, वो सीधे सीधे गरीबों लोगों को किया है, और इतनी बुरी तरह प्रभावित किया है कि जब आप कश्मीर में जब लोग पूछते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर क्या बदला है, तो आज जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या बदला है। जो ग्रामीण
ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस ग्रास रूट डेमोक्रेसी आने के बाद किस तरह से अपना एक बनाया है, जो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 65,000 से ज़्यादा, जो अपनी रिपोर्ट बता रहे थे कि 64,000 65,000 से ज़्यादा वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे काम, अपने छोटे छोटे उद्योग के जरिए एक आत्मनिर्भर अपने को बनाया है। तो महिला सशक्तिकरण का जो आप ये फिजा देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो डेफिनेटली उसके बाद हुआ है जब केंद्रीय एजेंसियों ने वहाँ टेरर फंडिंग को चौक किया है। तो आज जिस तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे या बाकी हमारे लीडर अभी और बोलेंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट सब बोलेंगे, तो ये सीधे सीधे ये बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये टेरर फंडिंग का सोर्स चाहे जो भी हो, जिस कंट्री से आ रहा हो, जिन सोर्स से आ रहा हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं नुकसान आम लोगों का ज्यादा होता है। उसमें गरीब लोग और वो जो डेमोक्रेसी है, ग्रास डेमोक्रेसी की बात आप जो कहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन ये 2-3 साल का जम्मू कश्मीर को आप बदली फिजा को आप देख लीजिए, उसमें साफ साफ दिखाए गए आपको दिख रहे हैं कि जहां जहां वो सेक्शनिज्म, जो टेररिज्म के आड़ में वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, उनके लाखों करोड़ रुपए का फंडिंग होता था, आज सारे वो लोग जो उसके किंग पिन हैं वो सारे जेल में हैं जी। और उसके बाद ये नजारा कैसे बदला है कि 50,000 से ज्यादा वहां स्थानीय लोग सीधे सीधे मुख्य धारा में चुनाव जीत के आए हैं, जो 3 स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है। तो ये सीधे सीधे ये इम्पैक्ट है कि अगर माहौल बदलेगा, अगर वहां अमन की फिजा लौटेगी, लोगों की भूमिका बढ़ेगी, सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी, तो ये सारे चीजें आपके लिए एक बड़ा कारक होगा जो ये आतंकवाद को मार भगाएगा। जो आप ये कश्मीर में अभी आप देख सकते हैं कि इस फ्रंट पे इतना बड़ा काम हुआ है कि ग्रामीण इलाके में आप देखिए इक्के दुक्के घटनाएं होती है, टारगेट किलिंग की बात होती है, लेकिन उसके लाइफ क्या है, वो एक टेरर का आप देखिए उसका लाइफ जो है, टेररिस्ट का लाइफ जो है, वो मुश्किल से 4 से 5 दिन और 1 हफ्ते का होता है किसी घटना के बाद। तो ये भी एक नेटवर्क है, वहां पे जो लोगों का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट जो विकास को लेके है, लोगों का सपोर्ट जो भागीदारी को, जन भागीदारी को लेके है, वो डेफिनेटली ये है कि ये टेरर फंडिंग का जो वहां पे चौक किया है, एजेंसियों ने जो वहां काम किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत खूबसूरती से वहां का इस मूवमेंट को बल दिया है, उस डेमोक्रेसी को बल दिया है, लोगों को बल दिया है, वहां महिलाओं को बल दिया है कि वो निकल रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जा रही हैं, वो अपना कारोबार कर रही हैं। तो आज अगर भारत की जो सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है वहां एमओयू करती है उस गवर्नमेंट के उम्मीद के जो डिपार्टमेंट है, वहां पे जो लोकल जो ये है रूरल एम्प्लॉयमेंट है या रूरल जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए वहां काम करते हुए दिखती है, उन लोगों को एक तरह से जम्मू कश्मीर में उन रूरल इलाके में पहुंचने का मौका मिला है जो कभी बरसों बरस वहां लोग जाते नहीं थे। आज वहां बैक टू विलेज में आप देखिए कि सारे ऑफिसर वहां घर के दरवाजे पे जाते हैं, सरकारी सुविधाओं को बताते हैं, महिलाओं को जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराते हैं, उनको फायदा उनके घर के दरवाजे पे दे रहे हैं जी। तो ये माहौल तब बदला है जब सरकार ने वहां पे एक सख्ती से इन चीजों को लागू किया है। तो यही बात गवर्नमेंट आज जो ये आप देख रही है कि काउंटर टेररिज्म की जो ये तरह का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें भारत अपने इस एक्सपर्टीज को भी सामने लाया है। उसने कहा है कि आप देखिए 30 साल तक पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत को किस तरह से लहूलुहान किया हुआ था, लेकिन भारत ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। भारत ने अपनी सॉवरेंटी को, भारत ने अपने इस डेमोक्रेसी के जहां भी उसकी चीजें हैं उनको बल देने की हमेशा कोशिश की है। जम्मू कश्मीर थोड़ा पीछे छूट गया था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद वो देखिए कि किस तरह से बदला है जम्मू कश्मीर, ये बात लोगों के सामने में आज दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर कश्मीर किस तरह से बदला है ये एक मॉडल दुनिया के लिए भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे गुजरात के सियासत की, गुजरात में धुआंधार प्रचार की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे गुजरात में धुआंधार प्रचार की। बीजेपी का धुआंधार प्रचार वहां जारी है गुजरात में, और किस तरह से एक तरह से पूरे जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 86 विधानसभा क्षेत्रों में मिशन गुजरात को टारगेट कर रही है बीजेपी। मिशन गुजरात 2022 में लगभग सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के पहले चरण की 89 सीटों में से 82 सीटों पर बीजेपी ने अपने तमाम शीर्ष नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी का राष्ट्रीय संगठन, कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, देश भर से पार्टी के 46 सांसद गुजरात में आज से लोगों के बीच संवाद करते दिखेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जनसंपर्क अभियान के जरिए विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त लोगों के सामने रख रहा है, और इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो लोग हैं अपनी उपलब्धियां बताने के साथ ही बीजेपी नेता विपक्षी पार्टियों की कमियां भी जनता के बीच में रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सियासी गर्मी है वो उफान पर है इस वक्त गुजरात में। उधर आरोप प्रत्यारोप की सियासत को लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपने रोड शो के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को अपने फ्री बी के संदेश से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब की गारंटी को गुजरात में दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में तमाम चीजों की गारंटी दी गई थी, फ्री भी दिया गया था, वो गुजरात में भी दिया जाएगा। केजरीवाल अपने भाषणों में एक मौका दें, काम पसंद ना आए तो भगा सकते हैं, ये कहकर लोगों के बीच दिल्ली का मॉडल रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बहुत जल्द राहुल गांधी भी 2 रैलियां गुजरात में संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि 27 साल के बीजेपी शासन की एंटी इनकम्बेंसी इन चुनावों में बड़ा मुद्दा होगी। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं। जनता से उनका संवाद चुनावी फिजा में वोटर्स को ऊर्जा से भर देता है। प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हैं जनता से। लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और गुजरात एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर और लोकप्रिय स्टेट के तौर पर जाना जाता है। गुजरात में सतत विकास से आज इस ऊंचाई को छुआ है। गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल लोगों के सामने नजीर बनता है, और ऐसे हालात में फ्री बी और दूसरी मुफ्त योजनाओं का वादा लोगों को कितना प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो निश्चित तौर पर गुजरात में सियासत गर्म है। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ी हुई हैं सूरत से, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। और निशांत रावल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। निशांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेघना के पास चलते हैं। मेघना, चुनाव प्रचार जिसको कहते हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार शुरुआत हो चुका है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो एज लेने की कोशिश की है। अपने तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं, और तमाम जो उनके स्टार प्रचारक हैं वो जनता के बीच में हैं आज। देखिए निखिल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने सही कहा कि धुआंधार प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है, और खासकर देख रहे हैं जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो कैंपेन है वो ज्यादा पिकअप हो चुका है। मेरे ठीक पीछे सबसे पहले निखिल मैं आपको दिखा दूं, आपको दिख रहा होगा कि जो एक बुलडोजर है यहाँ पे, अब समझ सकते हैं कि कौन से स्टार प्रचारक यहाँ पर आने वाले हैं। हम यहाँ पर अभी सूरत के विधानसभा एक क्षेत्र है, यहाँ पर 84 करके यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर देखें हम तो पर प्रांतीय जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो एक निर्णायक वोट है वो काफी ज्यादा है अगर हम देखें तो पर प्रांतीय जो जनसंख्या है उसकी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आज रैली करने आएंगे और जनसभा करने आ रहे हैं। बहुत ही एक अगर कहें तो सूरत में अगर खासकर देखें तो महाराष्ट्रियन जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, तो देवेंद्र फडणवीस को भी उतारा गया है प्रचार के लिए। अगर हम देखें तो परप्रांतीय जनसंख्या, अगर हम देखें उत्तर भारतीय जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर उत्तर भारतीय वोट काफी ज्यादा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी उतारा गया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि इस
विधानसभा क्षेत्र में जो पिछली कैंडिडेट थी उन्हें रिपीट नहीं किया गया है, तो क्या इस बार कुछ डिसएडवांटेज है? क्योंकि पिछली बार जो कैंडिडेट जीती थी इस बार उन्हें तो टिकट भी नहीं मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जिसको टिकट नहीं मिला है वो भी अच्छे कार्यकर्ता विधायक थी पार्टी की, और इस बार जिसको मिला है इनका भी सामाजिक जीवन 35 वर्षों का है। 35 वर्षों से ये राजकारण में है और समाज सेवा में है। कुछ दूसरी पार्टियों की बात कर ली जाए। धुआंधार प्रचार बीजेपी कह रही है कि सूरत में जिस तरीके से कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे उस समय जो परफॉर्मेंस रहा है वही रिपीट करेगी। क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई खतरा नजर? नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। आम पार्टी का कोई नाम ही नहीं, टेबल ही नहीं लगेगा, कोई कार्यकर्ता उनका नहीं है। तो मेघना, आप हमें सुन पा रही हैं? आम पार्टी का कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी का। चलिए, मेघना हमें सुन नहीं पा रही हैं, इसलिए हमारे सवाल नहीं ले पा रही हैं। मेघना, आप हमें सुन पा रही हैं? मेघना, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बीजेपी की ये रैली दिखाई और ये दिखाया कि किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। जाहिर सी बात है फील्ड रिपोर्टिंग आप कर रही हैं तो ये बड़ा लाजमी है, लेकिन आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, क्योंकि सभी दिग्गज सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार में है। देखिए, अभी तक फिलहाल अगर हम देखें निखिल तो कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक जमीन पर इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, और जिस तरीके का धुआंधार प्रचार अभी पिकअप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं फर्स्ट फेज चुनाव के लिए, जो चुनाव होंगे 1 दिसंबर को, तो उतनी ज्यादा अगर हम देखें तो प्रचार में तेजी नजर नहीं आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा शोर हुआ, काफी ज्यादा प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन अब ये देखना है कि और आगे की जो रणनीति है वो कितनी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि सूरत एक ऐसी जगह है जहां पे आम आदमी पार्टी लगातार दावे करती आ रही थी, और अब अगर देखें तो यहां पर जिस तरीके से अगर हम देखें देवेंद्र फडणवीस हो, योगी आदित्यनाथ हो, अनुराग ठाकुर हो, तेजस्वी सूर्या हो, कई स्टार प्रचारकों को, कई अहम लीडर्स को उतारा है बीजेपी ने, और जहां तक पता चल रहा है राहुल गांधी प्रचार कर सकते हैं गुजरात में, तो वो भी कहां प्रचार करेंगे, कितनी रैलियां करेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने काफी रैलियां की थी, फिर भी जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी कांग्रेस, और इस बार जब रैलियां ही ना के बराबर कर रहे हैं तो क्या इस बार स्थिति पैदा होगी वो देखना रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगर हम देखें तो जिनके आने से पूरी हवा में बदलाव आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां शुरू होंगी। अगर हम देखें तो कल से उनकी रैलियां शुरू हो रही हैं, कई जगहों पे उनकी रैलियां होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि जो टक्कर है अगर कहें तो बीजेपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट्स इस बार बदले हैं, कई सीटों पे नए कैंडिडेट्स, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया है, और जहां अगर हम देखें तो पहली बार मुकाबले में चर्चा का विषय आम आदमी पार्टी है, तो लेकिन क्या ये केवल चर्चा का विषय है या फिर बिल्कुल जनता किस तरह से इसको देती है, जनता किस तरह से इस चुनाव प्रचार को जानती समझती है, और किस तरह से जो सारा प्रचार हो रहा है उसको किस तरह से लेती है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में दो और खास मेहमान बने हुए हैं, निशांत रावल जी और राकेश त्रिपाठी जी, उनको भी जोड़ते हैं। आप हमारे साथ बनी रहिए। मेघना, निशांत जी आपके पास आते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का जो एक तरीका है, पहले जिसको कहते हैं कि बहुत पहले 10, 15, 20 साल पहले तक हम लोग ये देखा करते थे कि जो बड़े नेता थे उनका प्रचार भी थोड़ा इलीट हुआ करता था, और बड़ी जनसभाएं कर देना, 1-2 जनसभाएं कर देना प्रदेश के चुनाव में, और बहुत जिसको कहते हैं कि ग्रास रूट तक पहुंचना, पंचायत तक पहुंचना, ये नहीं रहा करता था। लेकिन शायद बीजेपी ने इस पूरे विमर्श को बदला है। आपको लगता है कि अब इस तरह के जो छोटे चुनाव हैं वहां पर भी शीर्ष नेता, मैं गुजरात चुनाव की बात नहीं कर रहा, दूसरे चुनावों में भी शीर्ष नेतृत्व जो है, जो बड़े कद्दावर नेता है, वो भी जनता के बीच में नमूदार हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको इंग्लिश में कहावत है, वर्क गोज अराउंड कम्स अराउंड, उसका मतलब यह है कि बीजेपी ने जो कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के विधायकों को लोभ लालच देके, धंधा व्यापार डबल करने की लालच देके, जो अब 2012 से लेके 2022 तक अपनी पार्टी में लेके उनको टिकटें दी है, उससे प्योरली डिक्लेयर होता है, उसकी वजह से जो बीजेपी में अभी इंटरनल वॉर शुरू हो गई। आपने देखा पहली बार 2022 में कैडर बेस्ड पार्टी बोलने वाले बीजेपी के कमलम के हेड ऑफिस, गुजरात के हेडक्वार्टर में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। उनके जो एमएलए की टिकटें कटी है, आज असंख्य ऐसे एमएलए हैं जो अपक्ष के उम्मीदवार बन सके। यानी बीजेपी सबसे पहले तो जो कर्मा
जो कर्मा है, जो उन्होंने जो पाप किया था, कांग्रेस के लोगों को उनकी पार्टी में ले जाने का पाप किया था, गुजरात की जनता को बेरोजगारी तरफ धकेलने का जो पाप किया, गुजरात में जो आज महंगाई आसमान पे है उसका जो पाप किया, वो अभी भुगतना उनका समय आ गया है। क्योंकि बीजेपी इस बार 3 जगह पे लड़ रही है। एक तो गुजरात की जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी उसके सामने लड़ रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने लड़ रही है, और अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को जिन्होंने टिकट नहीं दी, कोई एक्स एमएलए है, कोई एक्स मंत्री था, ये सब निशांत जी मैं आपको बीच में निशांत जी मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारी चर्चा थोड़ा जो सवाल है दरअसल वो किस तरह से प्रचार हो रहा है, इस पर जो बात हो रही है इसकी बात थोड़ा सा करें कि जो विमर्श बदला है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रचार में पीछे से रह गई है। आपके जो शीर्ष नेतृत्व वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल भाई, हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी फॉर्मेलिटीज जो फॉर्म की होती है, रजिस्ट्रेशन की होती है, फॉर्म के एक्सेप्टेंस की होती है, वो कल के दिन तक कंप्लीट हुई है। हमारे सारे स्टार प्रचारक बिल्कुल आने वाले, राहुल गांधी जी भी आने वाले, प्रियंका गांधी जी भी आने वाली। लेकिन बीजेपी में जो डिफरेंस आपको अभी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा समय यहाँ पे सभाओं करने में, लोकार्पण करने में बिताया, उससे साबित होता है कि गुजरात बीजेपी में कोई सक्षम नेता बचा नहीं है। गुजरात का बीजेपी का जो इंजन है वो टोटली फेल हो चुका है। इसलिए केंद्रीय इंजन को बार बार गुजरात के इंजन को धक्का देने के लिए यहाँ पे सभाएं करनी पड़ती। अमित शाह जी ने यहाँ पे 1 वीक बिताया है। निखिल जी 1 वीक क्यों बिताया पता है आपको? सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए। दरअसल मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ शायद वो दरअसल जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ शायद वो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही तो जो इलीट प्रचार का तरीका था उसको कहीं ना कहीं बदल दिया है बीजेपी ने। अब जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री भी हैं, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं लगातार प्रचार करूंगा, छोटा प्रचार होगा, छोटा चुनाव होगा, उसमें भी पहुंचूंगा। तो ये जानना समझना चाहते हैं। इसमें चर्चा में अपने साथ में राकेश त्रिपाठी जी को जोड़ेंगे। राकेश जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रचार का तरीका है वो बदला है और जनता की जो नब्ज पकड़ने की जो शुरुआत की है बीजेपी ने, वो बेहद जरूरी है, ये बदलाव जरूरी है? ये पहले एक परंपरा हुआ, क्योंकि सवाल देखिए, सवाल ये भी बन रहा है कि भाई प्रधानमंत्री पहुंच गए वहां प्रचार करने के लिए, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी निशांत जी कह रहे हैं, तो ये सारे सवाल भी उठेंगे उसके साथ साथ। देखिए, हमने अपने लोकतंत्र में भारत में देखा है कि सामान्य तौर पर प्रतिपक्ष के नेता बहुत एग्रेसिव मोड में, प्रचार के मोड में जाया करते थे जब चुनाव हुआ करता था। वो सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए बहुत एग्रेसिव मोड में जाया करते थे, क्योंकि उनको अपनी सत्ता प्राप्त करनी होती थी। और सामान्य तौर पर जो पार्टी सत्ता में रहती थी वो हमेशा से उसका प्रचार धीमा होता था, वो बहुत जोर शोर से नहीं जाती थी, क्योंकि उसके लिए जवाबदेही का एक संकट होता था। जनता के बीच में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जिनको पूरा नहीं कर पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से ट्रेंड इसको बदलना प्रारंभ किया है, और यही कारण है कि 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में दशकों से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पैर जमा चुकी है, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। इन सारी बातों के पीछे अगर पृष्ठभूमि को समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन तंत्र एकजुट होकर के मजबूती के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता से सीधा सरोकार करता है, जनता से सीधा संवाद करता है। पार्टी के शीर्ष नेता जनता के सामने जाकर के सरकार की उपलब्धियों के पर्ची बांटते हैं। मैं मानता हूं ये अपने आप में, जिसके अंदर मादा होगा, साहस होगी, हौसला होगा, वही जनता के बीच में जाकर के उनसे अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब किताब दे सकेगा। वरना हमने देश में अलग अलग राज्यों में देखा है कि सरकारें भागती हैं जनता से संवाद करने में, क्योंकि सरकारों जब अपेक्षाओं पर जनता की खरी नहीं उतरती हैं तो सरकार के लिए मुश्किल होता है कि वो जनता को पेश करे। लेकिन गुजरात की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह की विकास की गंगा बहाई है, जिस तरह से विकास किया है, उसके कारण आज जनता के साथ भारी जुड़ाव है। और यही कारण है कि भारत के देश भर के नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे हो, या अलग अलग राज्यों के हमारे नेता हो, हमारे अलग अलग राज्यों के नेता, सांसद, स्टार प्रचारक के तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और इस विश्वास के साथ कि हमने जो कहा था वो हमने करके दिखाया है। जी, और ये जो निशांत जी का जो सवाल है हम उसे पूरा करते हैं। जी राकेश जी, जो निशांत जी का जो सवाल है कि दरअसल जा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना है, जा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, निशांत जी को मुझे लगता है कि पहले तो जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें सवाल का जवाब देना चाहिए था कि कामिनी बा राठौड़ ने, आज इनकी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत संगीन आरोप थोड़ी देर पहले लगाया है
कि 50 लाख रुपए की राशि उनसे मांगी जा रही थी और वो न देने पर उनका टिकट काटने का प्रयास किया गया है। यानी जब समाज आज पूरी स्थिति खराब हो गई समाज में, कांग्रेस पार्टी के करप्शन का पर्याय बन चुकी है, ऐसे में अपने पार्टी के कैंडिडेट से पैसे की डिमांड करना, यही आरोप लग रहे हैं अब आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो अपने आप को बहुत आदर्श लेकर के आई थी। आप मत दिखाइए ये चित्र, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन पार्टी के भीतर ही करप्शन करने का काम करें, पार्टी के कैंडिडेट से हम पैसा लेने का काम करें। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी गर्त में है और कांग्रेस निशान जी आएंगे आपके पास। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर सके। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है, हम परिवार की पार्टी नहीं है। परिवार की पार्टी जो होती है वहां संकट खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर पूरे परिवार की भावना के साथ अगर कहीं कोई नाराज भी हुआ है, जिन नाराजगियों की चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठ करके संवाद करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर डिवीजन नहीं होते हैं। वैसे डिवीजन जैसे कांग्रेस में हुए हैं, दर्जन भर पार्टियां आज कांग्रेस के सामने सीना ठोक करके, दम ठोक करके इनके सामने आज ताल ठोकने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को आज दूसरे को कैसे ये नैतिकता का ज्ञान दे सकती है? कांग्रेस पार्टी के चाल चेहरे चरित्र में इतना फर्क है, इतना अंतर है, इसी कारण से कांग्रेस के बार बार डिवीजन होते हैं और कांग्रेस पार्टी घटनाओं से सीखने का प्रयास नहीं करती है। दरअसल राकेश जी और निशान जी, हम इस चर्चा को जी गुजरात में कहा है, दरअसल हम इस चर्चा को थोड़ा प्रचार का जो तौर तरीका है उस पर और जिस तरह से प्रचार चल रहा है उस पर सीमित रखना चाह रहे थे। बहुत 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 वृहद विषय है दरअसल ये चुनाव, और आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत बहुत स्पेस भी है आप लोगों के पास में। निशान जी, आपसे अगर हम सीधे सीधे सवाल पूछें कि क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी प्रचार में पिछड़ रही है, क्या वजह है कि अभी तक आपके शीर्ष नेतृत्व नहीं पहुंच पाया? आप देखिए बीजेपी जो है इतना जबरदस्त प्रचार कर रही है, उनके प्रधानमंत्री, उनके जो भी शीर्ष नेतृत्व है, आपने देखा अभी हमारी रिपोर्टर भी दिखा रही थी और जिस तरह से राकेश जी ने पूरा बताया भी हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा। क्या वजह है आखिर कि कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत चुनाव जीत जाएंगे इसलिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह की फीलिंग है? अपने जवाब को बीजेपी पर हमले से ज्यादा अपना ये जो मैंने सवाल पूछा है पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर कोई हमला करना होगा करिएगा। निखिल भाई, सबसे पहले तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो 27 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी उनका मनोबल इतना मजबूत है कि जो प्रजालक्षी काम हमने कोरोना काल से लेकर पिछले 3 साल में प्रजा के बीच में जाके किए हैं, उसका एक एक्नॉलेजमेंट देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद की सभा में दिया था और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समझाया था दैट यू कैन नॉट इग्नोर कांग्रेस। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव चौपाले कर रहा है, जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जो 8 वचने दिए हैं, जो ऑलरेडी कांग्रेस के शासन में गुजरात में सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी शिक्षा लोगों को पर्याप्त थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में वो बंद हो गई और वो कांग्रेस वापस लाना चाहती है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है और लोगों के साथ बात कर रहा है कि हम जब शासन में आएंगे तो हम ये सारी सरकारी मशीनरी की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा है। हम लोग विरोध पक्ष में है, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता गुजरात में सक्षम है, जो प्रजा में अभी एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हुई है, प्रजा अभी परेशान होकर रखी है। हर जगह पे गुजरात में 30 से ज्यादा लोगों का आपके कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं ये कह भी नहीं रहा, कार्यकर्ता तो आपके जरूर सक्रिय होंगे और एक अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हो कार्यकर्ता सभी पार्टी के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सवाल है वो फिर आता है शीर्ष नेतृत्व पर। अभी तक राहुल गांधी की सभाएं संभव नहीं हो पाई हैं, अब चुनाव 1 और 5 तारीख को है, इसको तो कहते हैं कि सर पर चुनाव आ गया। निखिल जी, मैं वडोदरा से बिलोंग करता हूं। आज ही हमारे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमारे माननीय नेता श्री दिग्विजय सिंह साहब भी आके गए और हमारे सारे आला कमान के नेता यहाँ पे आ रहे हैं, अपना अपना काम करे। जैसे आलोक शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है, वो पिछले 1.5 महीने से गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति में सारे मीडिया के आयोजन में और एडमिनिस्ट्रेशन में लगे। हमारे नेता है यहाँ पे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखता नहीं है, आप देखिए, हम लोग फेक मार्केटिंग और फेक प्रमोशन में मानने वाले लोग नहीं है। हमारा ये बिलीव है कि जिस नेता की जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो हमारा नेता बिल्कुल गुजरात के प्रचार में आएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी द्वारका में, आपको पता होगा द्वारका में हमारा अधिवेशन हुआ था, सबसे पहली शुरुआत ही गुजरात चुनाव की राहुल गांधी जी ने कर दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के यहाँ के लोकार्पण के कार्यक्रम हुए थे। जी, चलिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा राकेश जी जुड़ गए। हम राकेश जी आपके पास बाद में आएंगे। दरअसल राजकोट से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे बहुत संक्षेप में जानना समझना चाहेंगे,
जो चुनाव अभी प्रचार चल रहा है, किस तरह से आंकेंगे आप दोनों दलों का, बल्कि तीनों दलों का जो प्रचार है, किस तरह से उसका आकलन करेंगे? चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है। इस तरह से आज हम देख रहे हैं कि 82 विधानसभाओं में कोई न कोई बीजेपी का नेता पहुंच रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 रैलियां हैं। राजकोट में वो शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हम जानते हैं कि नामांकन के दिन भी उन्होंने मुख्यमंत्री के नामांकन के दिन चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गुजरात के और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं। तो चुनाव प्रचार के लिहाज से तो बीजेपी एक तरह से आगे दिख रही है। कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही, कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र में अब राहुल गांधी की सभाएं होने वाली है, जो हिमाचल में सभा करने नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार उतना जोर पकड़ता दिखाई नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी को एक झटका भी लगा जब सूरत के उम्मीदवार ने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। चुनाव प्रचार के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि उसमें बीजेपी को एक बड़ी बढ़त प्रचार के लिहाज से दिखाई देती है। जी जी जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में। राकेश जी, ये सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आप लोग फेस मार्केटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, साथ ही साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसलिए उतारना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास जो लोकल फेस है उनकी कमी है, आपके पास लोकल कार्यकर्ताओं की कमी है। ये अभी आपके सामने आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार का इंजन क्यों लगाना पड़ रहा है। देखिए, जिस अभिमान में कांग्रेस पार्टी थी, एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी की आज दुर्दशा हो चुकी है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की आज सरकारें जहां हुआ करती थी, आज किस दुर्दशा को प्राप्त है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का यह अभिमान है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अभी भी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं जाकर के जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों के पर्चे डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर के जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मबल इतना है, हमने काम इतना किया, जो वादा किया था तो वो वादा पूरा किया है। और तमाम नवाचार करने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। प्रचार की अत्याधुनिक तकनीकियों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रचार माध्यम हमको जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से जोड़ने का काम करते हैं। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जनता से जुड़ने का साहस उसके भीतर ही होगा जिसने अपने मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को एक कर रखा होगा। जिसने जो कहा होगा वो किया होगा, वही जनता के साथ जाकर के पेश कर सकेगा, उनके साथ सरोकार स्थापित कर सकेगा। कांग्रेस पार्टी में आज जो पूरा नेतृत्व है वो भयभीत है, पूरा नेतृत्व घबराया हुआ है, उसका आत्मबल डिगा हुआ है। और यही कारण है कि इस हार की जिम्मेदारी कौन ले। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पराजय झेलने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी 1995 के बाद से अपनी सबसे बड़ी जीत लेकर के चलिए आपके दावे के साथ में, आपके दावे का मुश्किल होगा। जी 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 जी, निशांत जी, हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। जी देखिए, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं निखिल जी, अगर इन्होंने रियली में विकास किया है गुजरात में, तो उनको केंद्रीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे बहुत, दरअसल बहस इसी विषय पर है कि आपके लोग आ नहीं रहे हैं और ये लोग जो है डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। हम एक बार शैलेंद्र के पास जाके आपकी बात रजिस्टर कर ली, निशांत जी। जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूं निखिल जी। गुजरात की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन नहीं, लेकिन कांग्रेस का टर्बो इंजन चाहिए। चलिए गुजरात की जनता तय करेगी, गुजरात की जनता तय करेगी। गुजरात में कोई पहचानता नहीं है, पहचान का संकट है उनको। चलिए पहचान का संकट हो सकता है। चलिए राकेश जी शैलेंद्र के पास जाएंगे। शैलेंद्र, जो कार्यकर्ता हैं तीनों पार्टियों के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि नेताओं के साथ में प्रचार करना और नेताओं की गैर मौजूदगी में प्रचार करना, जो कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा इस चीज को देखता है। बहुत शॉर्ट में आपका मैं इस पे आपकी बात जानना चाहूंगा शैलेंद्र। देखिए, हर राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन गुजरात में आप देखें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले इसलिए ज्यादा बुलंद रहते हैं क्योंकि 27 सालों से पार्टी सत्ता में है। और संगठन अगर आप देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत गुजरात में माना जाता है। तो हम वो उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखते हैं और नेताओं की निर्भरता देखते हैं बीजेपी नेताओं की कार्यकर्ताओं पर। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो दरअसल उत्साह बनाने की एक तरह से जुटे हुए दिखाई देते हैं, उनके उत्साह में कमी ना आए।
आम आदमी पार्टी से जरूर कुछ कार्यकर्ता जो नए जुड़े हैं उनको लगता है कि उनकी पार्टी की संभावनाएं गुजरात में भी हो सकती हैं। कार्यकर्ता तो कोशिश करते हैं कि वो अपने पार्टियों के हिसाब से जी निश्चित तौर पर, और बीजेपी में दिखाई देते। जी चलिए राकेश जी आपका भी शुक्रिया, निशांत जी आपका भी शुक्रिया, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सार्थक चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों नेताओं का। तो निश्चित तौर पर गुजरात में जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इस सब के बीच में जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं को अपने साथ पाकर प्रसन्न हो रहे हैं, वो उत्साहित हैं, और किस तरह से वोट वहां पर तब्दील हो सकेंगे, जो तमाम वादे और तमाम दावे किए जा रहे हैं, ये देखने की बात होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के कौन से बयान से उनके ही साथी दल अब नाराज हो गए हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और राहुल गांधी के बयान से साथी दल नाराज हुए हैं। कौन सा बयान राहुल गांधी ने दिया? दरअसल राहुल गांधी के स्वतंत्र वीर सावरकर पर दिए गए बयान से एक बड़ा राजनीतिक बवाल मच गया है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में। राहुल गांधी के स्वतंत्र वीर सावरकर पर दिए गए बयान से महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है, और उसका सीधा जो असर है सियासी वो अब महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर अब संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर अब संजय राउत ने कहीं ना कहीं अगर कहा जाए पलटवार किया है तो गलत नहीं होगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे बयान से महाविकास अघाड़ी में पड़ सकती है फूट। भाजपा ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस और शिवसेना की कड़ी आलोचना की है। तो भाजपा ने आलोचना की है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उनके साथी दल भी सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने उद्धव ठाकरे खेमे से सवाल पूछा है कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना जो कि कांग्रेस के साथ है उसकी भूमिका क्या है, ये समझने की जरूरत है। सीधा सवाल उद्धव ठाकरे खेमे से पूछा है बीजेपी ने कि आखिर कांग्रेस के साथ खड़ी शिवसेना का क्या रोल है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी को वीर सावरकर के मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका कहना था कि यह मुद्दा राहुल गांधी को महाराष्ट्र में आकर उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, और संजय राउत ने कहा है कि वीर सावरकर हमेशा से शिवसेना के लिए श्रद्धा स्थान रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एरिया यहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वीर सावरकर पर कॉन्फ्लिक्ट है शिवसेना और कांग्रेस में। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने आज राज्य के कई स्थानों पर प्रदर्शन किया है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भी इस विषय पर आक्रामक भूमिका निभाई है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अब इस विषय पर आक्रामक भूमिका निभाना चाह रही है, और वो भी इस विषय पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए आज बुल्ढाना जिले के शेगांव जाएंगे, जहां राहुल गांधी की जनसभा होनी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दूसरे राज्यों में किसी विपक्षी दल का समर्थन नहीं मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे। एनसीपी के भी कई वरिष्ठ कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए थे, तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी के ऐसे बयानों से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने इस पूरे विषय पर, आइए सबसे पहले संजय राउत का बयान सुनते हैं। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है।
तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है, ये कहना है संजय राउत का। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। शिशिर, राहुल गांधी की ये जो पूरी यात्रा रही है, कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि कुछ दिन ठीक चलती है, उसके बाद उनकी तरफ से बयान आ जाता है, जिसके बाद कुछ ना कुछ बवाल हमेशा मचा रहता है। और अब एक ये नई मुसीबत कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए राहुल गांधी ने सामने लेकर आए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त अगर नतीजा महाराष्ट्र में देखा जाए, खास तौर पर राहुल गांधी के उस बयान का, तो महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो चुकी है इस बयान को लेकर। अगर पार्टी में देखें तो जिस प्रकार से बीजेपी काफी आक्रामक इस वक्त दिखाई दे रही है, कि जो बयान राहुल गांधी की तरफ से आया, बीजेपी ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है, शायद उनका अभ्यास इस बारे में नहीं है। यह बयान बीजेपी की तरफ से आया है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि कई सारे तथ्य है जो तोड़ मरोड़ के सामने जो है कांग्रेस लेके आती है सावरकर के बारे में, और कई सारे झूठ बातें भी जो है कांग्रेस फैलाती है, ये बीजेपी का कहना है। कोई बात करे दूसरी ओर तो जिस प्रकार से शिवसेना, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो इस वक्त पेंच में फंसती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण यह है, कुछ ही दिनों पहले जो है उद्धव ठाकरे के जो पुत्र है आदित्य ठाकरे, वो जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे। राहुल गांधी के साथ तस्वीरें भी आई थी उनकी, लेकिन उसके बाद हमने देखा जिस प्रकार से बयान आया है, तो अब उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं इसमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो यात्रा शुरू थी, उस यात्रा में राहुल गांधी जो है, उन्होंने जो विषय निकाला है सावरकर का, वो निकालने की जरूरत नहीं थी। ये उद्धव ठाकरे का बयान है। वही आज की अगर हम बात करें तो आज उद्धव ठाकरे खेमे के नेता जो है, सांसद है संजय राउत, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खास तौर पर जिस प्रकार से बात सामने आई है, उसका असर महाविकास आघाड़ी पर भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शिवसेना के लिए खासतौर पर जो उद्धव ठाकरे के बात सावरकर है, तो ऐसे में अब बयान को अगर देखा जाए तो उसकी वजह से कांग्रेस अलग थलग प्रश्न में दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले का चित्र देखा जाए तो महाविकास ये कहा जा रहा था कि जितने भी घटक पक्ष है महाविकास आघाड़ी के, जिसमें एनसीपी की बात करें या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना की, वो भी जो है इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगे। और हुआ भी यही, हमने देखा कि प्रकार से जो राष्ट्रवादी के नेता है वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे खेमे के नेता है वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन अब जबकि ये बयान सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी पर जो है चुप्पी साध रखी है। वही बीजेपी ने इसी बात को सामने रखा है कि आखिर उद्धव ठाकरे खेमे की भूमिका क्या है। क्या वो बाला साहेब ठाकरे के विचार जो है, जिनमें बाला साहेब वो सावरकर को पूजनीय मानते थे, हिंदुत्व को उनके पूजनीय मानते थे, क्या उद्धव उसी राह पर इस वक्त चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं तो किस प्रकार से आदित्य ठाकरे जो है राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं? तो ये सवाल बीजेपी ने यहाँ पर साबित जो पेश किया गया। वही कांग्रेस की ओर से भी, कांग्रेस के जो नेता है बाला साहेब थोरात, उन्होंने भी एक बयान दिया है। हालांकि जिस प्रकार से संजय राउत ने स्पष्ट किया कि इस बयान की वजह से महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ सकती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो कांग्रेस के नेता है बाला साहेब थोरात, उन्होंने कहा कि जो है शिवसेना से जो है, उद्धव ठाकरे सेना से जो है बात की जाएगी इस बारे में। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि तो बात की जाएगी तो बात बढ़ेगी निश्चित तौर पर शिशिर। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंगारी है, जिसको कहते हैं बहुत मुश्किल से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक पड़ले में, एक तराजू में, सत्ता के लिए ही सही वो आए थे। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान ने कहीं ना कहीं एक बार फिर उसमें चिंगारी लगा दी है, आग लगा दी है। देखने की बात है कि किस तरह से ये आगे ये जो पूरा मुद्दा है वो आगे जाएगा और किस तरह की सियासत करवट लेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सेलार। और अब बारी आ गई है इस वक्त के देश हित वीडियो की। सरहद पर तैनात जवान सिर्फ सीमा की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े दिखते हैं। श्रीनगर के बाहरी इलाके में बस पलटने पर लोग क्रेन बुला रहे थे, लेकिन फौज के जवानों ने हाथों हाथ बस हटाकर दर्जनों लोगों की जान बचाई। बाढ़ हो या फिर एवलांच हो, सेना हर मुश्किल में लोगों के सामने देवदूत बनकर खड़ी हो जाती है। आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। आप देखिए इन तस्वीरों को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।